नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आंचल। आज इस बुलेटिन में बात होगी संसद में वंदे मातरम पर छिड़ी बहस की, गौरव गोगोई के पीएम मोदी पर हमले की, देखेंगे ईसी की कार्यशैली पर उठते सवालों को, इंडिगो संकट पर बढ़ते बवाल को, जानेंगे कांग्रेस ने पीएम मोदी से पूछे क्या सवाल, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। लैंड फॉर जॉब मामले की सुनवाई 10 दिसंबर तक टली। दिल्ली के राज रेवेन्यू कोर्ट में चल रहा है मामला। इस केस में लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव बनाए गए हैं आरोपी। गुजरात के राजकोट में गरजे दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल। पोले गुजरात में टूटने वाला है बीजेपी का गुमान। पीड़ित किसानों के साथ है आम आदमी पार्टी। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश। स्टेट बार काउंसिल में महिलाओं के लिए 30% रिजर्वेशन, को ऑप्शन की भी इजाजत। और शेयर बाजार में गिरावट। 609 अंकों की गिरावट के साथ 85,102 पर बंद हुआ सेंसेक्स, तो 225 अंकों की गिरावट के साथ 25,960 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। राष्ट्रगीत वंदे मातरम पर दिन भर चर्चा हुई। चर्चा में मोदी सरकार बैकफुट पर दिखाई दी। विपक्ष ने आजादी की लड़ाई में बीजेपी और आरएसएस के योगदान पर सवाल खड़े कर दिए। पूछा, जिन लोगों ने आजादी के 52 सालों तक राष्ट्रीय ध्वज को नहीं अपनाया, आज वो कैसे राष्ट्रगीत के सम्मान की बात कर रहे हैं? तो कैसे वंदे मातरम पर चर्चा में घिर गई मोदी सरकार, जानेंगे इस रिपोर्ट में। 1875 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने वंदे मातरम गीत की रचना की और इसके 150 साल पूरे होने पर संसद में चर्चा कराई गई। पीएम मोदी ने वंदे मातरम के सहारे कांग्रेस और पंडित जवाहरलाल नेहरू को घेरने की कोशिश की, लेकिन पीएम मोदी का दांव उल्टा पड़ गया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी को उनके बयान पर ही घेर लिया। प्रियंका ने कहा कि पीएम मोदी ने एक बात तो कही कि 1896 में वंदे मातरम को सबसे पहले गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया, लेकिन ये नहीं बताया कि वो कार्यक्रम कलकत्ता में हुआ कांग्रेस का अधिवेशन था। प्रियंका ने कहा कि कांग्रेस का कोई भी अधिवेशन हो, उसमें वंदे मातरम जरूर गाया जाता है। अब बीजेपी भी बता दे कि उसके और आरएसएस के कार्यक्रम में ये कब गाया जाता है। आरएसएस ने तो राष्ट्रीय ध्वज का ही विरोध कर दिया था। प्रियंका ने कहा कि आज हम वंदे मातरम पर बहस कर रहे हैं, इसके 2 कारण हो सकते हैं। पहला, बंगाल का चुनाव आ रहा है, और दूसरा, जिन्होंने देश के लिए लड़ाई लड़ी उन पर दोष थोपने की कोशिश बीजेपी करना चाहती है। सच्चाई यह है कि पीएम मोदी वो प्रधानमंत्री नहीं है। अब उनका आत्मविश्वास घटने लगा है। उनकी नीतियां देश को कमजोर करने लगी हैं। सत्ता पक्ष के साथी भी इससे मन ही मन सहमत हैं। चर्चा में हिस्सा लेते हुए शिवसेना यूबीटी सांसद अरविंद सावंत ने कहा कि मेरे लिए सौभाग्य की बात है, जब मैं स्कूल में था तब वंदे मातरम, जनगण मन और झंडा ऊंचा रहे हमारा ये गीत हर जगह गाए जाते थे। कुछ संगठनों ने 50 सालों तक राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहराया। अब इन लोगों का नया प्रेम जागा है। सावंत के निशाने पर सीधे सीधे आरएसएस थी, जिसने आजादी के 52 सालों बाद तक राष्ट्रीय ध्वज को नहीं अपनाया था। वहीं टीएमसी सांसद काकोली घोष ने तो पीएम मोदी पर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के अपमान का ही आरोप लगा दिया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को बंकिमदा कहा है। हमें इस पर आपत्ति है। बंगाली लोग इस तरह का लहजा बर्दाश्त नहीं करेंगे। चर्चा में हिस्सा लेते हुए सपा चीफ अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तीखा तंज कसा, उसे दरारवादी पार्टी बता दिया। अखिलेश ने कहा कि वंदे मातरम गाने के लिए नहीं बल्कि निभाने के लिए है। विपक्ष ने बीजेपी पर तीखे हमले किए तो बीजेपी सांसदों ने बचाव की कोशिश की। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हमारी सरकार ने पूरे देश में वंदे मातरम की 151वीं वर्षगांठ बड़े उत्साह के साथ मनाने का फैसला किया है। ये उत्सव केवल प्रतीकात्मक नहीं होगा, ये दिखावे के लिए नहीं है। ये वंदे मातरम को वो सम्मान दिलाने का संकल्प है जिसका वो वास्तव में हकदार है। लेकिन बीजेपी के नेता ये नहीं बता पाए कि वो किस सम्मान की बात कर रहे हैं। वंदे मातरम को 1950 में ही राष्ट्रीय गीत का दर्जा दिया जा चुका है। लोकसभा में वंदे मातरम पर चर्चा हुई। इस दौरान कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने पीएम मोदी पर जबरदस्त हमला बोला। गोगोई ने कहा कि पीएम मोदी को तो हर बात में सिर्फ नेहरू याद आते हैं। उनका कोई भी भाषण बिना नेहरू को याद किए ना तो शुरू होता है और ना ही खत्म होता है। और क्या कुछ कहा गौरव गोगोई ने, जानेंगे इस रिपोर्ट में। लोकसभा में वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर चर्चा के दौरान पीएम मोदी ने एक बार फिर पंडित नेहरू को घेरने की कोशिश की। उन्होंने अपने करीब 1 घंटे लंबे भाषण में 7 बार नेहरू, 13 बार कांग्रेस और 3 बार जिन्ना का जिक्र किया। लेकिन ये कोई पहला मौका नहीं था कि पीएम मोदी संसद में बोले हों और नेहरू का जिक्र छूट गया हो। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर इसे लेकर तीखा हमला बोला। उन्होंने आंकड़ों के साथ दावा किया कि पीएम मोदी ने हालिया भाषणों में नेहरू का नाम दर्जनों बार लिया है, जो नेहरू की आज भी कायम लोकप्रियता और प्रासंगिकता को दर्शाता है। गोगोई ने आरोप लगाया कि ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान 14 बार नेहरू और 50 बार कांग्रेस का नाम लिया गया। संविधान की 75वीं वर्षगांठ पर चर्चा हुई तो नेहरू का नाम 10 बार और कांग्रेस का नाम 26 बार लिया गया। जैसे बिना नेहरू और कांग्रेस का नाम लिए पीएम मोदी का भाषण अधूरा रहेगा। और यही कारण है कि 2022 में राष्ट्रपति के अभिभाषण की चर्चा में भी वो पंडित नेहरू को लेकर आ गए थे। पूरे 15 बार उन्होंने पंडित नेहरू का नाम लिया। 2020 में राष्ट्रपति अभिभाषण में तो 20 बार उन्होंने नेहरू को याद किया था।
इसके साथ ही गोगोई ने आगे कहा कि भाजपा इतिहास को फिर से लिखने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि जब देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा था तब भाजपा के राजनीतिक पूर्वज कहीं नजर नहीं आते थे। वंदे मातरम का विरोध मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा ने किया था, जबकि कांग्रेस मजबूती से इसके साथ खड़ी रही। जिस मुस्लिम लीग ने इस गीत का बहिष्कार किया, उसी के साथ हिंदू महासभा ने बंगाल और गठबंधन सरकार चलाई और कभी वंदे मातरम पर आपत्ति नहीं जताई। वंदे मातरम किस संदर्भ में लिखा गया? ब्रिटिश के विद्रोह में वंदे मातरम का नारा कब लगाते थे? जब हम ब्रिटिश के अंदर हम खौफ पैदा करना चाहते थे। वंदे मातरम का नारा कब लगाते थे? जब हम ब्रिटिश को बताना चाहते थे कि हम डरेंगे नहीं, हम झुकेंगे नहीं। तो ये था मूल भाव वंदे मातरम का, ब्रिटिश के विद्रोह करने का। मैं पूछना चाहता हूं कि आपके राजनीतिक पूर्वजों ने वंदे मातरम की इस मंशा को आपने कब पूरा किया? कब आपने ब्रिटिश का विद्रोह किया? गोगोई ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी नेहरू पर दोषारोपण की कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन वो उनके बेदाग योगदान पर एक भी काला दाग नहीं लगा पाएंगे। कांग्रेस के हमले से पीएम मोदी घिर गए हैं, तो घिरता चुनाव आयोग भी जा रहा है। देश भर में एसआईआर के दूसरे चरण को लेकर जो आंकड़े आ रही हैं, उसने चुनाव आयोग की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अकेले 4 राज्यों में करोड़ों वोटर्स के नाम कटने की बात कही जा रही है, जिसे लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। तो कौन से हैं ये राज्य और क्या है पूरा मामला, जानेंगे इस रिपोर्ट में। देश के 12 राज्यों में जारी एसआईआर अभियान को लेकर माहौल गरमाया हुआ है। चुनाव आयोग की कार्यशैली पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। जो प्रक्रिया लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए शुरू हुई थी, उसके शुरुआती आंकड़ों ने आयोग की कार्यशैली और डेटा मैनेजमेंट पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अकेले 4 राज्यों के आंकड़ों को देखें तो करीब 1 करोड़ 75 लाख लोगों पर वोट कटने की तलवार लटक रही है, जिसे लेकर शक की सुई चुनाव आयोग की तरफ घूम गई है। एक एक कर इन राज्यों की बात करें तो तमिलनाडु में सर्वाधिक 84,91,000 वोटरों के नाम कटने की तलवार लटक रही है, जो कुल मतदाताओं का 13.24% है। मुख्य रूप से 44,22,000 लोग स्थायी रूप से शिफ्ट हो चुके हैं और 26,18,000 वोटरों का निधन होना बताया गया है। वहीं पश्चिम बंगाल में 54,59,000 एन्यूमरेशन फॉर्म संदिग्ध श्रेणी में हैं। इनमें 23,71,000 मृतक वोटर, 19,08,000 शिफ्टेड और 10,25,000 लापता वोटरों के नाम शामिल हैं। वहीं केरल की बात करें तो केरल में 20,75,000 लोगों के नाम मतदाता सूची से बाहर हो सकते हैं। इनमें 7,39,000 वोटर स्थायी रूप से शिफ्ट हो गए हैं, जबकि 6,11,000 वोटरों के निधन की पुष्टि हुई है। और मध्य प्रदेश में 14,88,000 ऐसे वोटर मिले हैं जिनका डेटा 2003 की लिस्ट से मैच नहीं हो रहा है। इन नो मैपिंग वोटरों की जिला प्रशासन द्वारा दोबारा क्रॉस चेकिंग की जा रही है। इसे लेकर अब जानकार सवाल पूछ रहे हैं कि जब लाखों नाम काटने की बात आई, तब प्रशासन को नो मैपिंग वालों की जांच याद आई। क्या ये लापरवाही नहीं है? इतनी बड़ी संख्या में शिफ्टेड और गुजरे हुए वोटरों का वर्गीकरण अगर गलत निकला, तो क्या आयोग उन नागरिकों के लोकतांत्रिक अधिकार की जिम्मेदारी लेगा? इसके साथ ही 11 दिसंबर तक फॉर्म जमा होने हैं और 16 दिसंबर को ड्राफ्ट आना है। क्या इतने कम समय में करोड़ों डेटा पॉइंट्स का सटीक सत्यापन मुमकिन है? चुनाव आयोग भले ही इस लिस्ट की सफाई कहे, लेकिन विपक्ष और जनता के मन में ये आशंका घर कर गई है कि कहीं ये सफाई असली वोटरों को ही चुनावी प्रक्रिया से बेदखल न कर दे। अब इस मामले में आगे क्या होता है, ये देखना होगा। एसआईआर का मुद्दा लगातार विवादों में बना हुआ है, तो संकट में इंडिगो भी नजर आ रहा है। इंडिगो संकट को लेकर 8 दिसंबर को भी हालात में कोई सुधार नहीं दिखाई दिया। आज भी 250 से ज्यादा उड़ानें रद्द हो गई, जिससे पैसेंजर्स को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वहीं ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया है। तो क्या कुछ है इंडिगो क्राइसिस को लेकर अपडेट, जानेंगे इस रिपोर्ट में। देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस कंपनी इंडिगो की सेवाएं 8 दिसंबर को भी ठीक नहीं हो पाईं। धड़ाधड़ फ्लाइट्स रद्द होती रहीं और यात्रियों की परेशानी बढ़ाती रहीं। दिल्ली, चेन्नई और बेंगलुरु जैसे प्रमुख एयरपोर्ट से 250 से ज्यादा उड़ानें रद्द हो गईं। हालांकि इन सब के बीच इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स ने 10 दिसंबर तक स्थिति के सामान्य होने का दावा किया है। कंपनी का कहना है कि संकट की जड़ रूट कॉज एनालिसिस में छिपी है। प्रबंधन के मुताबिक नई एफडीटीएल व्यवस्था लागू होने से क्रू प्लानिंग में बफर स्टाफ की कमी हो गई है, यानी एयरलाइंस के पास अचानक पैदा होने वाली स्थितियों से निपटने के लिए एक्स्ट्रा स्टाफ की कमी थी, जिसके कारण उड़ानों के कैंसिल होने का सिलसिला शुरू हो गया। वहीं ये मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा, जहां इस मामले पर सुनवाई करने की PIL यानी जनहित याचिका दाखिल की गई थी, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने मामले की तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा, भारत सरकार ने इस संकट का पहले ही संज्ञान ले लिया है और समय रहते कदम उठाए गए हैं। कोर्ट का मानना है कि जब कार्यपालिका यानी गवर्नमेंट एक्टिव है, तो न्यायपालिका को इस मामले में दखल देने की फिलहाल कोई जरूरत नहीं है। वहीं मामला दिल्ली हाई कोर्ट भी पहुंच गया है, जिस पर कोर्ट बुधवार को सुनवाई करेगा। वहीं इसके साथ मामले में 2 नई अपडेट्स सामने आई हैं। DGCA ने CEO और अकाउंटेबल मैनेजर को कारण बताओ नोटिस का जवाब देने के लिए सोमवार शाम तक का समय दिया है।
वहीं कंपनी ने डैमेज कंट्रोल के तहत 610 करोड़ के रिफंड प्रोसेस करने और 3000 यात्रियों के बैगेज वापस पहुंचाने का दावा किया है। उधर ये मुद्दा लोकसभा में भी उठा। लोकसभा में विपक्ष ने सरकार को घेरते हुए पूछा कि यात्रियों की भारी परेशानी पर ठोस कदम क्या है। जवाब में नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने राज्यसभा में स्पष्ट किया कि यात्रियों के अधिकारों के लिए सख्त सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट्स लागू हैं और एयरलाइंस को इनका पालन करना ही होगा। सरकार सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन की जांच करवा रही है। अब इंडिगो के लिए अगले 48 घंटे काफी निर्णायक हैं। अगर 10 दिसंबर तक एयरलाइंस की उड़ानें सामान्य नहीं होती हैं, तो इससे न सिर्फ इंडिगो और सरकार की मुश्किलें बढ़ेंगी, बल्कि पैसेंजर्स को भी काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। इंडिगो को लेकर सरकार मुश्किल में है तो कांग्रेस ने भी मोदी सरकार की मुसीबत बढ़ा दी है। दरअसल संसद में पीएम मोदी ने जवाहरलाल नेहरू पर निशाना साधने की कोशिश की और वंदे मातरम के नाम पर मुस्लिम लीग से समझौता करने का आरोप लगाया, जिस पर कांग्रेस ने पलटवार किया है और तीखे सवाल पूछे हैं। तो क्या सवाल पूछे कांग्रेस ने पीएम मोदी से, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। संसद में वंदे मातरम पर चर्चा के दौरान पीएम मोदी का नेहरू पर तुष्टीकरण के आरोप लगाना अब उन्हीं पर भारी पड़ गया है। कांग्रेस पार्टी ने मोदी के इन आरोपों पर पलटवार करते हुए उनसे कई सवाल पूछे और मोदी के उन आरोपों को खोखला साबित करने का काम किया है जो वो नेहरू पर लगा रहे थे। कांग्रेस महासचिव और राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक ट्वीट के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने अपने ट्वीट में 3 सवाल उठाए और उनके जवाब भी उन्होंने खुद ही दिए। नेहरू पर बार बार तुष्टीकरण के आरोप लगाने को लेकर रमेश ने एक्स पर लिखा, पंडित नेहरू पर तुष्टीकरण के आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन क्या प्रधानमंत्री जो इतिहास को तोड़ने मरोड़ने में माहिर हैं, इन सवालों का जवाब देंगे? वो कौन से भारतीय नेता थे जिन्होंने 1940 के दशक की शुरुआत में बंगाल में उस व्यक्ति के साथ गठबंधन सरकार बनाई थी जिसने मार्च 1940 में लाहौर में पाकिस्तान प्रस्ताव पेश किया था? जवाब, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। दूसरा सवाल, वो कौन से भारतीय नेता थे जिन्होंने जून 2005 में कराची में जिन्ना की खुलकर तारीफ की थी? और इसका जवाब है लाल कृष्ण आडवाणी। और तीसरा सवाल, वो कौन से भारतीय नेता थे जिन्होंने अपनी 2009 में प्रकाशित पुस्तक में जिन्ना की प्रशंसा की थी? इसका जवाब है जसवंत सिंह। कांग्रेस नेता ने जो सवाल उठाए हैं उसके जवाब बीजेपी के पास नहीं है, क्योंकि जवाब तो खुद जयराम रमेश ने ही दे दिए हैं और बीजेपी इन सवालों से हमेशा बचने की कोशिश करती रही है। नेहरू पर बयान देकर पीएम मोदी फंस गए हैं तो शिकंजा अजीत पवार के बेटे पर कसता जा रहा है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार से जुड़े जमीन घोटाले मामले में अपडेट सामने आया है। पार्थ की कंपनी से जुड़े मामले में दूसरी गिरफ्तारी की खबर सामने आई है जिसने महायुति की टेंशन बढ़ा दी है। तो क्या है ये पूरा मामला, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार की कंपनी से जुड़े लैंड स्कैम मामले में दूसरी गिरफ्तारी की खबर सामने आई है। 1800 करोड़ रुपए के इस कथित जमीन घोटाले में पुणे पुलिस ने एक और बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने कंपनी एमेडिया से जुड़े राजस्व विभाग के उप निबंधक यानी सब रजिस्ट्रार रविंद्र तारू को गिरफ्तार कर लिया। तारू पिछले 2 महीने से फरार चल रहा था। आइए समझते हैं कि ये पूरा मामला क्या है। दरअसल ये मामला कोरेगांव पार्क स्थित 40 एकड़ जमीन के लेन देन से जुड़ा है। आरोप है कि इस जमीन की बाजार कीमत लगभग 1800 करोड़ रुपए है, लेकिन इसे महज 267 करोड़ रुपए में रजिस्टर किया गया। इस भारी भरकम सौदे पर सरकारी खजाने में केवल 500 रुपए की स्टैंप ड्यूटी जमा की गई, जबकि कायदे से ये राशि 5,89,31,800 रुपए होनी चाहिए थी। पुणे की बावधन पुलिस ने 6 सितंबर को स्टैंप ड्यूटी चोरी और धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया था। इस मामले में अब तक 2 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। पहली गिरफ्तारी शीतल तेजवानी की, जो कि जमीन बेचने वाली मुख्य आरोपी थी, और दूसरी गिरफ्तारी रविंद्र तारू की, जो कि उपनिबंधक था जिसने स्टैंप ड्यूटी माफ की और रजिस्ट्रेशन को मंजूरी दी। जैसा कि आप जानते हैं कि इस मामले में अब तक कुल 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें निलंबित तहसीलदार सूर्यकांत येवले का नाम भी शामिल है। और अब कंपनी में पार्टनर और पार्थ पवार के चाचा दिग्विजय पाटिल पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही दूसरे आरोपियों को भी हिरासत में ले लिया जाएगा। अब सवाल उठ रहा है कि पुलिस की कमान तो सीएम फडणवीस के हाथों में है, तो क्या ये कार्रवाई और गिरफ्तारियां जानबूझकर चुनाव के समय कराई जा रही हैं, जिससे अजित गुट को नुकसान हो, या अजित पवार पर महायुति में दबाव बढ़ाया जा सके? इस पूरे घटनाक्रम से विपक्ष को सरकार पर चुनाव के वक्त हमला बोलने का एक बड़ा हथियार मिल गया है। अब इस मामले में आगे क्या होता है और इस घटनाक्रम से किसे कितना राजनीतिक फायदा या नुकसान होता है, ये तो देखना होगा। महाराष्ट्र में चुनावी माहौल गरमाया हुआ है तो हलचल बिहार की राजनीति में भी देखी जा रही है। बिहार की सड़कों पर कुछ ऐसे पोस्टर लगे हैं जिससे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत की राजनीति में एंट्री को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं और जिस तरह से जेडीयू नेताओं के बयान आ रहे हैं उससे ये चर्चा और जोर पकड़ती जा रही है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या निशांत राजनीति में कदम रखेंगे? तो क्या है पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। बिहार में नीतीश कुमार ने 10वीं बार सीएम पद की शपथ तो ले ली, लेकिन राजनीति में बीजेपी का दबदबा देखने को मिल रहा है। पावर सेंटर बीजेपी के हाथों में नजर आ रहा है। ऐसे में नीतीश कुमार के बेटे निशांत की राजनीति में आने की चर्चा जोर पकड़ चुकी है।
कहा जा रहा है कि निशांत कुमार राजनीति में उतरने वाले हैं। ये चर्चा तब और बढ़ गई जब बिहार की सड़कों पर निशांत के पोस्टर्स देखे गए। दरअसल पटना की सड़कों और जेडीयू दफ्तर के बाहर सीएम नीतीश कुमार और उनके बेटे निशांत कुमार के पोस्टर्स लगाए गए हैं, जिन पर ये लिखा गया है कि नीतीश से वक्त मांगे निशांत, अब पार्टी की कमान संभालेंगे निशांत भाई। ये पोस्टर राज्य में राजनीतिक हलचल की बड़ी वजह बन गए हैं और इसने जनता और नेताओं में तरह तरह के सवाल उठाए हैं। पोस्टर्स में नीतीश कुमार के ऐतिहासिक 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर उन्हें बधाई दी गई है। साथ ही ये दावा किया गया है कि अब पार्टी की कमान निशांत कुमार संभालेंगे। इस बीच जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने निशांत के राजनीति में आने का समर्थन करते हुए कहा, पार्टी के सदस्य, शुभचिंतक और समर्थक सभी चाहते हैं कि निशांत कुमार पार्टी में शामिल हो और काम करे। ये फैसला निशांत पर निर्भर करता है कि वो कब पार्टी में शामिल होते हैं। अब उनके इस बयान ने कहीं न कहीं निशांत की राजनीति में एंट्री की खबरों को हवा दे दी है। साथ ही बिहार की सड़कों पर लगे ये पोस्टर्स भी बिहार की राजनीति में बदलाव की तरफ इशारा करते हैं, क्योंकि निशांत कुमार का राजनीति में आना न सिर्फ पार्टी के अंदर बल्कि राज्य की राजनीति में भी नया बदलाव ला सकता है। इस खबर ने बीजेपी की धड़कन बढ़ा दी है। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। मोदी शाह के कार्यकाल की खास बात यह है कि उसमें एक प्रयोग अगर कहीं पर सफल हो जाता है तो उसे वो दूसरी जगह पर इस्तेमाल करते हैं और फिर उसके बाद में पूरे देश में उसी प्रयोग को इस्तेमाल करते रहते हैं। इन दिनों बात हो रही है SIR के बारे में। वो SIR जिसने बिहार में NDA को भरपूर मदद की और उसको सत्ता दिलाने में पूरी तरह से कामयाबी दिलाई। अब ये प्रयोग तो पूरे देश में होना ही चाहिए था, इसलिए उन्होंने चाहे यूपी हो, मध्य प्रदेश हो, यहाँ तक कि BMC के चुनाव में भी इसका इस्तेमाल वो करने जा रही है, जहाँ पर बताया जा रहा है कि 50% वोट नए पहले से ही वहाँ पर दाखिल कर दिए गए हैं। तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर भी उम्मीदों के मुताबिक ही उनको सारी चीज़ें दिखाई अपनी दे रही हैं और लगता है कि वहाँ पर भी NDA का सिंहासन तैयार है। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।